नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2023 कक्षा 12वीं के लिए आज हम भूगोल का क्वेश्चन पेपर है वो लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। और आपका जो एग्जाम है भूगोल का वो 20 मार्च को है वो रहने वाला है। और जो भूगोल का क्वेश्चन पेपर है वो आपका 56 नंबर का रहेगा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल है वो होता है। और जो टाइम है वो आपको दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। और निर्देश है आप पढ़ लेना, परीक्षार्थियों के लिए समान निर्देश सभी प्रश्न करने अनिवार्य उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ठीक है। और उसके बाद है नेक्स्ट है आप देख लेना कि खंड अ है वो कितने नंबर का है वो रहने वाला है, ठीक है। तो 17 नंबर का खंड अ है और 17 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो 1 अंक का रहेगा, ठीक है। और खंड ब है मतलब बी कह सकते हो, ठीक है। और इसमें प्रश्नों की संख्या 12 होगी और हर एक क्वेश्चन है 1.5 नंबर का रहेगा, मतलब 18 नंबर का, ठीक है। तो खंड अ और ब सबसे ज़्यादा नंबर के रहेंगे, बाकी है छोटे छोटे हैं, लेकिन क्वेश्चन में आंसर है वो बहुत ही बड़े हैं, ठीक है। और ये भी आप देख लेना। आगे हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है खंड अ के, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो ऑप्शन हमें क्या दिया, पहले ऑप्शन है वो एक बार देखते हैं। पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पूर्वी एशिया, भूमध्य रेखीय प्रदेश या फिर पूर्वी उत्तरी अमेरिका, ठीक है। तो बिल्कुल आपका भूमध्य रेखीय प्रदेश है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, उष्ण आर्द्र कठोर जलवायु होती है, ठीक है। क्या होती है, उष्ण आर्द्र कठोर जलवायु होती है और सघन वन्य क्षेत्रों के कारण निवास के अनुकूल है वो नहीं है, ठीक है। बाकी ये पश्चिमी यूरोप है, दक्षिणी पूर्वी एशिया है, पूर्वी उत्तरी अमेरिका है, ये निवास के अनुकूल हैं, ठीक है। और रहने योग्य है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जनसंख्या है वो रह रही है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पर नहीं रह रही है भूमध्य रेखीय प्रदेश में, क्योंकि ये वन्य क्षेत्र है, ठीक है। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है वो हो जाएगा। हमें भी यही पूछा कि कौन से विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात किस देश का है, ठीक है। मतलब इसमें पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, फ्रांस, लेटविया, पोलैंड या फिर इटली, ठीक है। तो विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात आपका लेटविया में दर्ज किया गया, जहां पर क्या हो गया, प्रति 100 स्त्रियों पर है ना कितने पुरुष हैं, 85 यहाँ पर पुरुष है, 100 स्त्रियां तो 85 पुरुष है, ठीक है। यहाँ पर इतना लिंग अनुपात है, ठीक है। किसमें है सर्वाधिक, तो लेटविया हो जाएगा राइट आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हक क्या वो या फिर डॉक्टर महबूब उल हक है वो, दोनों एक ही है। विकल्पों में वृद्धि पर बल दिया है, उनके अनुसार ये विकल्प हैं क्या है, स्तर, ऋणात्मक, धनात्मक या फिर परिवर्तनशील। ऋणात्मक भी है, धनात्मक भी है, मतलब कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक, ठीक है। तो मतलब परिवर्तनशील है, कभी धनात्मक ज़्यादा हो जाता है, कभी ऋणात्मक हो जाता है, मतलब परिवर्तनशील हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपका 2 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, मानव विकास की अवधारणा का भी मतलब प्रतिपादन है वो किया, किसने किया, डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है, जो कि हमारे प्रश्न में लिखा हुआ है। इनके अनुसार परिभाषा है वो क्या होगी, मानव विकास की अवधारणा की, ठीक है। तो इसमें लिख दोगे कि मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है। ये विकल्प स्तर नहीं बल्कि परिवर्तनशील है। तो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं, प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं कौन सी हैं, कृषि व पशुपालन, भोजन संग्रह व खेत, मत्स्य पालन व मुर्गी पालन या फिर वानिकी व खनन, ठीक है। तो इसमें मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिकालीन मानव का जीवन निर्वाह 2 कार्यों द्वारा होता था। किसके कौन कौन से वो 2 कार्य वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो पहली बात करें तो पहला होता था पशुओं का, ठीक है, पशुओं का आखेट कर होता था। और दूसरा होता था जंगली पौधे व कंद मूल एकत्रित कर, इस प्रकार भोजन संग्रह एवं आखेट प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रिया, ठीक है। तो ये हो गया, आपको मैंने समझा दिया। अगला क्वेश्चन है आपका, यूरोप मतलब वो ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, भोजन संग्रह व आखेट है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, यूरोप का प्रमुख आंतरिक जल मार्ग है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है राइन नदी, वोल्गा, सेंट लॉरेंस या फिर मिसिसिपी। तो बिल्कुल आपका राइन नदी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, यूरोप और जर्मनी, सॉरी यूरोप के जर्मनी और नीदरलैंड देशों से होकर प्रवाहित होती है, ठीक है। कौन सी नदी, राइन नदी। राइन नदी कहाँ से प्रवाहित होती है, यूरोप के जर्मनी और नीदरलैंड देशों से प्रवाहित होती है, ठीक है। इसमें आपका राइन नदी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है आपका, अदीस अबाबा व कैनबरा क्रमशः है वो राजधानी है, किसकी राजधानी है, इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है या फिर न्यूजीलैंड की कैनबरा है, ठीक है। इस प्रकार क्रमशः हमें बताना है। तो बिल्कुल अदीस अबाबा है ना ये इथोपिया की राजधानी है, लेकिन न्यूजीलैंड की राजधानी कैनबरा है वो नहीं है, ठीक है। मतलब इथोपिया का तो ये तो है लेकिन न्यूजीलैंड की कैनबरा नहीं है। और जिम्बाब्वे व न्यूजीलैंड की,
तो न्यूजीलैंड की तो कितना कैनबरा है, लेकिन जिम्बाब्वे की अदीस है वो नहीं है, ठीक है। तो मतलब यही होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। इथोपिया की अदीस अबाबा है और ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा ये राजधानी है, ठीक है। कौन सा है आपका 100 ऑप्शन है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्या है इसमें देख सकते हो कि जिम्बाब्वे है ना, ये जिम्बाब्वे इसकी राजधानी है ना हरारे है। कौन सी राजधानी? हरारे है, ये आपको याद रखना है, एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। न्यूजीलैंड की राजधानी है ना कौन सी है? वेलिंगटन। कौन सी राजधानी है? वेलिंगटन, ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव विकास के संदर्भ में भारत में कौन से वर्ग हाशिए पर नहीं है, ठीक है। हाशिए पर होना या नहीं होना ये क्या है, मतलब इसकी परिभाषा क्या है, इसको सरल से सरल शब्दों में समझाए तो क्या है ये, है ना। तो इसमें क्या लिख दोगे आप आराम से, मानव विकास के संदर्भ में उन वर्ग को हाशिए पर स्थित कहा जाता है जो विकास के मामले में अन्य वर्गों से पिछड़े हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे उदाहरण के तौर पर हैं आपके कृषक हैं, मतलब किसान हैं, मजदूर हैं, स्त्रियां हैं, अनुसूचित जातियां हैं और जनजातियां हैं, धार्मिक हैं, मतलब ठीक है, और अल्पसंख्यक है जो भी, उनको क्या कहा जाता है? हाशिए पर स्थित हैं, ठीक है। वो ये सभी है ना हाशिए पर स्थित हैं। तो इसमें क्या दिया उदाहरण हमें? ऑप्शन अनुसूचित जातियां, हाँ ये भी हाशिए वर्ग पर स्थित है। हमें क्या पूछा? नहीं है, उसको बताना है, ठीक है। तो कृषक व मजदूर ये भी है ना हाशिए पर, इनका मतलब विकास है वो नहीं हुआ है, ठीक है। और स्त्रियां हैं और उद्योगपति, उद्योगपति तो है वो बहुत बड़े, ठीक है। तो बिल्कुल आपका 2 ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार, निम्न में से कौन सा उद्योग शक्ति स्रोतों के निकट स्थापित होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है? लोह इस्पात उद्योग, तांबा उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग या फिर लुगदी उद्योग, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम उद्योग है वो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 100 ऑप्शन, ठीक है। और इसमें एल्यूमिनियम उद्योग के लिए शक्ति के स्रोत अधिक महत्वपूर्ण कारक हैं, जबकि लोह इस्पात है, तांबा है, लुगदी है, उद्योगों के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली कारक कच्चे माल की उपस्थिति में। ये मतलब है ना, ये ऑप्शन है ब है द है, ये तो कच्चा माल एक तरह, ये तो पक्का माल हो गया स ऑलरेडी, तो है ना। तो हमें तो ये बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, भविष्य की पीढ़ियों का ध्यान रखकर किया जाने वाला विकास है, ठीक है। आर्थिक विकास, सतत पोषणीय विकास, मानव विकास या फिर सामाजिक विकास, ठीक है। तो ये परिभाषा है आपकी, क्या है ये परिभाषा किसकी है? सतत पोषणीय विकास। यदि आपको पूछे कि सतत पोषणीय विकास की परिभाषा क्या है, तो आप क्या बताओगे कि भविष्य की पीढ़ियों का ध्यान रखकर किया जाने वाला विकास सतत पोषणीय विकास है वो कहलाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो करनी है, ठीक है। पहला प्रश्न इसमें, श्वसन तंत्र संबंधी रोग प्रदूषण से होता है, ठीक है। जल प्रदूषण से होता है, वायु प्रदूषण से होता है या फिर किसी और प्रदूषण से, ठीक है। तो श्वसन, श्वसन मतलब सांस, ठीक है। तो सांस तो हवा से ही लेके ना, हवा मतलब वायु, ठीक है। तो वायु, वायु यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वायु प्रदूषण से होता है, ठीक है। 1 नंबर हो गया आपका फिक्स, ये तो हर कोई बता देगा। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा जल संपर्क कार्यक्रम चलाया गया, तो कौन सा कार्यक्रम है वो चलाया गया, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा नीरू मेरू, कौन सा? नीरू मेरू जल संपर्क कार्यक्रम चलाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो चुका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एकदम। अगला क्वेश्चन है आपका इसी तरह देख सकते हो। और बात कर लेते हैं पीडीएफ की, तो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में जाइएगा, वहाँ पर आपको इसी तरह का सर्च का ऑप्शन मिलता है, जैसे यूट्यूब पर मिलता है ना सर्च का ऑप्शन, वहाँ पर भी मिलता है। तो वहाँ पर आपको सर्च करना MYSUCCESS, ठीक है, एस आएगा, ठीक है, यहाँ पर एस, ठीक है, फिर CENTER, ठीक है, माई सक्सेस सेंटर, ये जो आपको नाम है वो सर्च करना है। जैसे सर्च करोगे वहाँ पर आपको ग्रुप मिल जाएगा, हमारा ऑफिशियल ग्रुप है माई सक्सेस सेंटर, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आने वाली पीडीएफ हैं वो भी मिलेगी आपको। मैं 10 से 15 मॉडल पेपर हैं भूगोल के कराऊंगा इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है मेरी। तीसरा है, बिचौलिए, सौदागरों और पूर्तिकरों से व्यापार का गठन होता है, ठीक है। तो किसका गठन होता है? थोक, थोक व्यापार का गठन होता है। किसका होता है? थोक व्यापार। अगला है, निर्वाचन भूगोल भूगोल का उपक्षेत्र है। किसका उपक्षेत्र है? राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है, ठीक है। तो बिल्कुल आपका राजनीतिक भूगोल हो गया। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एकदम, उत्कर्ष क्लासेस द्वारा ये बनाए गए हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, चावल प्रधान एवं चावल रहित जीवन निर्वाह कृषि में क्या बताना है? मुख्य अंतर क्या है? इनका मुख्य अंतर क्या है? तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में जलवायु क्या होती है
उष्ण आर्द्र प्रकार की होती हैं। इसमें तो उष्ण आर्द्र प्रकार की होती हैं, जबकि चावल रहित जीवन निर्वाह कृषि में क्या होती है, जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय उप आर्द्र प्रकार की होती है। तो ये आपका एक अंतर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है, हर एक स्टूडेंट को आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय कृषि में सिंचाई हेतु जल की अधिक मांग का मुख्य कारण आप किसे मानते हैं? तो किसे मानते हैं कि हमारा मानना है कि देश में सिंचाई की आवश्यकता वर्षा के स्थानिक सामयिक परितता के कारण है वो होती है। तो वर्षा है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, शहरी धूम्र कोहरा से आप क्या समझते हैं? शहरी धूम्र मतलब शहर में धूम्र कोहरा, कोहरा कोहरा होता है ना, आपका गांव में देखते हैं हम सुबह सुबह। ठीक है, तो नगरों के ऊपर छाने वाले कोहरे को शहरी धूम्र कोहरा कहा जाता है। ये वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण है वो होता है। ठीक है, ये तो आपको भी पता है। अगला क्वेश्चन है, भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद कब से है वो प्रारंभ हुआ? तो कब से प्रारंभ हुआ? याद रखना मेरे स्टूडेंट, 1990 में। कब से प्रारंभ हुआ? 1990 में। इसी प्रकार हम चलते हैं अगले क्वेश्चन खंड ब में। बिल्कुल वीडियो में बने रहेगा, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के कौन से दो महत्वपूर्ण पतन है वो अलग हो गए, इसकी क्षतिपूर्ति कैसे की गई? तो हमें तो पहले बताना है कौन से दो पतन है जो कि हमारे देश से अलग हो गए। एक तो आपको पता है पाकिस्तान में चला गया, और एक वर्तमान बांग्लादेश, मतलब पहले था पूर्वी पाकिस्तान और आज वर्तमान बांग्लादेश है वो उसमें चले गए। ठीक है, तो वो दो पतन है वो अलग हुए थे, उनके नाम है वो बताने हैं। फिर उनका है ना ऐसा था नहीं है कि पतन है वो चला गया तो हम नए पतन का विकास है वो नहीं करेंगे, नए पतन का विकास तो करेंगे ना, तो नए पतन का नाम भी बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें इस तरीके से आपको समझाना है, मैं बता देता हूँ आपको पूरा एकदम है सही सटीक समझाऊंगा जीरो लेवल से। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कि 1947 में हुआ था देश का क्या हुआ था, विभाजन। ठीक है, विभाजन से भारत के दो अति महत्वपूर्ण पतन है वो अलग हो गए। एक तो आपका था कराची पतन। ठीक है, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ इसको, यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, एक तो आपका था कराची पतन। ठीक है, वो अलग होकर कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, कराची पतन कहाँ चला गया, पाकिस्तान में। ठीक है, और एक हुआ था चिटगांव पतन, चिटगांव पतन वो कहाँ चला गया, पूरी पाकिस्तान में चला गया। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान बांग्लादेश है ना उसमें चला गया। ठीक है, फिर नए पतन का विकास है वो कैसे किया गया, तो इसकी क्षतिपूर्ति के लिए अनेक नए पतनों को विकसित किए गए, जैसे कि पश्चिम में आपका कांडला। ठीक है, इसका विकास है वो किया गया, तथा पूर्व में हुगली नदी पर कोलकाता के पास है डायमंड हार्बर का विकास है वो हुआ। ठीक है, हार्बर। ठीक है, थोड़ा सही से नहीं लिख रहा है लेकिन मैं अच्छे से बोल रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा क्वेश्चन है, पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित ब्रिटलैंड रिपोर्ट पर टिप्पणी है वो लिखनी है। तो ब्रिटलैंड रिपोर्ट है ना, जिसको आप कह सकते हो और क्या नाम से जानते हैं इसको, ब्रिटलैंड रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर, जो कि इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर है वो 1987 में प्रस्तुत है वो की थी। ठीक है, और पर्यावरणीय मुद्दों पर विश्व समुदाय की बढ़ती चिंता को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना की। ठीक है, इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्राकृतिक गैस संसाधन पर टिप्पणी है वो लिखनी है। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना है वो 1984 में की गई, और गैस को सभी तेलों, जो भी तेल क्षेत्र होते हैं में तेल के साथ है वो प्राप्त किया जाता है। ठीक है, गैस को। ठीक है, उसके बाद एक और लिख दो कि गैस के विशिष्ट जो भी है ना आपके कहाँ कहाँ पर है जो ये गैस हैं, तमिलनाडु है। ठीक है, और उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, त्रिपुरा है, राजस्थान है। ठीक है, यहाँ पर है वो प्राप्त है वो किया जाता है, ये मतलब भंडार है। ठीक है जी, राज्य मैंने बताया ना। इसके बाद चलते हैं एक और क्वेश्चन, प्रकारात्मक आधार पर भारत में नगरों के 3 प्रकार के उल्लेख करने। ठीक है, तो इसमें नगरों के 3 प्रकार हैं आपको ये बताने। ठीक है, तो कौन कौन से मैं बता देता हूँ एक बार, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा आपको लाइन है वो लिख देनी है, ये क्या होता है, इसके उदाहरण क्या है। ठीक है, एक तो होता है आपका औद्योगिक नगर। ठीक है, और एक होता है परिवहन नगर होता है, और एक होता है आपका खनन नगर। ये हैं 3 प्रकार। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बता देना कि ये क्या होता है औद्योगिक नगर, और इसके उदाहरण परिवहन क्या होते हैं, और खनन नगर हैं ये क्या होते हैं, इनके बारे में बता देना। ठीक है, इस प्रकार से बता दोगे आराम से। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन है, प्रवास के कोई 2 जनांकीय परिणाम है वो लिखने। तो ये आप स्वयं है वो कर लेना, बहुत ही आसान है, कर लोगे।
भारत के जनसंख्या वितरण में भौतिक कारकों के प्रभाव बताना है, ये भी आप कर लोगे आराम से। अगला 10वां क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। पहली बात तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, उसके मतलब इसका सूत्र है वो क्या होता है, किस प्रकार से निकाला जाता है, ये भी जान लेते हैं कि किसी क्षेत्र चाहे वो राज्य हो चाहे वो देश हो के प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाली जो भी जनसंख्या है उस क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व है वो कहलाता है। जनसंख्या घनत्व का सूत्र है वो होता है आपका, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, जनसंख्या घनत्व, ठीक है, किस कुल जनसंख्या, जो भी जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या फिर बट्टे में क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है वो कितना है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या है, जैसे मान लीजिए 5000 है, ठीक है, और उस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल है वो 100 क्या है वर्ग किलोमीटर, तो 100 को हम नीचे लिख देंगे, ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, फिर कितने बचे 50, ठीक है, तो 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा आपका राइट आंसर, है ना। तो इस प्रकार से आपको जनसंख्या घनत्व है वो निकाल सकते हो, बहुत ही आसान है, पूछे जा सकते हैं आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न मानव विकास वाले 3 देशों की 3 समस्याएं वो लिखिए, ठीक है। तो मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देशों की संख्या पूछे आपको तो 33 बताना, कितने 33 देश हैं वो निम्न मानव विकास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और ये अधिकांश है ना मतलब छोटे देश ही होते हैं, जो भी छोटे छोटे देश है ना वो आते हैं, ठीक है। और इसमें कितने देश हैं 33, और जो वर्तमान में विभिन्न प्रकार की समस्याओं के दौर से गुजरे हैं, चाहे आप मान लीजिए कोई बीमारी फैल रही है, ये समस्या ही है ना, हमें पूछा ना कि 3 समस्या बताएं, जैसे कोई अकाल है अथवा बीमारी की अधिक घटनाएं वहाँ पर हो रही हैं, तो ये आपका मानव विकास वाले देश हैं वो निम्न मानव विकास वाले देश में आते हैं ना। और क्या है, राजनीतिक उपद्रव है, ये समस्या लिख सकते हो, और गृह युद्ध के रूप में सामाजिक अस्थिरता है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, सड़क परिवहन की 2 विशेषताएं वो लिखनी है। तो सड़क परिवहन की विशेषता लिख दोगे कि छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है वो होता है, एक बात ये लिख दोगे। और क्या लिख दोगे, सड़कों द्वारा माल का परिवहन महत्वपूर्ण होता जा रहा है क्योंकि इसके द्वारा घर घर तक वस्तुओं को पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। आपके घर भी आप अमेजोन फ्लिपकार्ट किसी से मंगवा रहे हो तो घर तक सड़कों तक आसानी से आ सकता है ना। तो बिल्कुल आपका नेक्स्ट है आपका अगला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की 2 हानियों को है वो बताना है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आम लोगों के जीवन को आर्थिक संपन्न है वो नहीं बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ये तो बड़े लोगों के लिए, हम छोटे लोगों के लिए नहीं है ना। धनी देशों को और अधिक धनी बनाकर ये वास्तव में गरीब और अमीर के बीच खाई को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनके लिए है ना, तो इस ये हानि आपकी होगी। अगला क्वेश्चन है आपका, मार्ग पतन को उदाहरण सहित है वो समझना है तो समझा देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नगर रणनीति हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा बताई गई 3 प्राथमिकता है वो लिखनी है, ठीक है। तो ये भी आप कर लोगे आराम से, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका खंड से है वो आ चुका है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी आपको इसी तरह भूगोल के क्वेश्चन पेपर हैं वो मिलते रहेंगे, बहुत ही अच्छी तैयारी करूँगा आपके लिए। नेक्स्ट है थोड़ा पंचम क्रियाओं का विवेचना कीजिए, ये भी आप कर लेना। 3 नंबर का क्वेश्चन है, हुगली औद्योगिक प्रदेश की अवस्थिति मुख्य केंद्रों व प्रमुख औद्योगिक क्रियाओं का वर्णन है वो करना है। फिर 18 क्वेश्चन है, संचार जाल के बारे में आप क्या जानते हैं, इसका वर्गीकरण है वो करना है। पहला आपको लिखना है संचार जाल जो भी है इनके बारे में आप जानते हो वो लिख देना, फिर इसका वर्गीकरण है वो करना है कितना होता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है निम्नात्मक प्रश्न है वो आ चुके हैं खंड 2 के, भू उपयोग से क्या तात्पर्य है। भारत में भू उपयोग को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख कारकों पर चर्चा करनी है। पहले भू उपयोग से आप क्या समझते हैं, मतलब क्या जानते हैं, इसकी परिभाषा है जो भी बतानी है। और भारत में भू उपयोग को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख कारक हैं वो बताने हैं, ठीक है। इनके बारे में विस्तार से आपको बताना है, ठीक है। अगला है आपका अथवा में, या ऊपर वाला नहीं आता तो आप ये नीचे वाला कर सकते हो। क्या है, भारत में मोटे अनाज की 2 मुख्य फसलों का वर्णन है वो करना है। जो भी मोटे अनाज है ना उनके बारे में, है ना, जो भी फसल का नाम लिखना है फिर उनके बारे में वर्णन करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान है ना। अगला है 20वां क्वेश्चन है, परंपरागत एवं आधुनिक बड़े पैमाने वाले उद्योगों की विशेषताओं का तुलनात्मक विश्लेषण है वो कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। या फिर आप है ना ये ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर दोगे, है ना। इसके भी 2 नंबर, इसके भी 2 नंबर मिलेगा आपको। लौह इस्पात उद्योग एवं सूती वस्त्र उद्योग की तुलना निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर है वो करनी है। कौन कौन से बिंदु, आपको 2 बिंदु लेने हैं, लौह इस्पात उद्योग एवं सूती वस्त्र उद्योग।
उत्पादन प्रक्रिया है किस प्रकार की होती हैं लोह इस्पात उद्योग में और सूती वस्त्र उद्योग में। फिर आपको विश्व वितरण वितरण किस प्रकार का होता है तो वो भी आपको समझना है ना। तो आपका 2+2 मतलब 4 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। खंड य, अब ये मानचित्र वाले क्वेश्चन है वो आ चुके हैं आपके। इसमें क्या दिया है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्न औद्योगिक प्रदेशों को दर्शाना है। ठीक है, ये तो आपका गुरुग्राम दिल्ली मेरठ क्षेत्र है, छोटा नागपुर क्षेत्र है, गुजरात क्षेत्र है, बेंगलुरु चेन्नई क्षेत्र है। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आप कर लेना। ठीक है, आपको मानचित्र है वो साथ में मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, दिए गए विश्व के मानचित्र में निम्न वाणिज्यिक पशुधन पालन क्षेत्रों को दर्शाना है। एक तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका को दर्शाना है, ये न्यूजीलैंड है, अर्जेंटीना है, स्टीपीज मैदान है। ये आपका कितने नंबर का आप देख सकते हो, 2 नंबर का क्वेश्चन है। और यदि आप सिर्फ एक कोई भरोगे तो आपको कितना मिलेगा, आधा नंबर। फिर एक और भरोगे तो आधा नंबर। इस प्रकार आपको 2 नंबर है इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो यही कुछ क्वेश्चन पेपर था जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, और बाकी मैंने बता दिया कि पीडीएफ है वो आपको कहाँ पर मिलेगी। पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप सीधा सर्च कर लेना टेलीग्राम ग्रुप में जाकर, वहाँ पर भी सर्च का ऑप्शन मिलता है। क्या सर्च करना है, माई सक्सेस सेंटर। ठीक है, और इतना नहीं कर सकते हो तो आप सिर्फ कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक है वो दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का। बाकी हम इस वीडियो को ये समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।